चलिए शुरू करते हैं। अशोक के लघु शिलालेखों के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए, जिसमें रूपनाथ जबलपुर है, गुर्जरा दतिया जिले से मिला है, सारूमारू शहडोल जिला से मिला है, वहीं पनगुड़िया सीहोर जिले से मिला है। अन्य महत्वपूर्ण लघु शिलालेखों में मास की अभिलेख जो कि कर्नाटक में मिला है। इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। इसके अतिरिक्त नैतु, उडगोलम, सन्नाती सभी कर्नाटक तथा गुजरात इतिहास से प्राप्त अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। भाऊ बैराट अभिलेख जो कि राजस्थान में मिला है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगधिराज कहा है तथा बौद्ध धर्म के त्रिदत्त बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति आस्था प्रकट की है। एरुंडी जो कि आंध्र प्रदेश में मिला है। इस अभिलेख में लेखन शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं ब्रुस्टोफेन है। वहीं अशोक के पृथक शिलालेखों की बात करें तो प्रथम पृथक लेख, इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने कलिंग के समीप के महामात्यों तथा नगरों के न्याय अधिकारियों को निष्पक्ष न्याय करने को कहा है। अशोक कहता है कि मनुष्यों को कभी भी अकारण कैद या यातना ना दी जाए। मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों में प्रति 5वें वर्ष, परंतु उज्जैन व तक्षशिला में प्रति तीसरे वर्ष महामात्य नामक अधिकारी भेजूंगा। वहीं द्वितीय पृथक लेख में इसमें भी अशोक कहता है कि प्रजा मेरी ही संतान है। वहीं अशोक के बृहत शिलालेख की बात करें तो इन लेखों की संख्या 7 है, जो विभिन्न 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें दिल्ली मेरठ में प्रथम शिलालेख है। यह पहले मेरठ में था, जिससे बाद में फिरोज शाह तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली लाया था। वहीं दिल्ली टोपरा अभिलेख, यह पहले हरियाणा के टोपरा में था, जिसे बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्थानों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। वहीं कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसमें अशोक की रानी कारुबाकी जो कि अशोक की सबसे प्रिय पत्नी भी थी, उसका जिक्र किया है तथा पुत्र तीवर का भी उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यह पहले कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया है। आइए बात करें अशोक के लघु शिलालेख की, लघु स्तंभ लेख की, तो सांची में लघु स्तंभ लेख है जो रायसेन मध्य प्रदेश जिले में पड़ता है। इसमें अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। वहीं रुक्मिणीदेई स्तंभ लेख है जो कि नेपाल में है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में रुक्मिणीदेई लुम्बिनी आया और उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया तथा भाग को घटाकर 1/8 कर दिया। वहीं निंगली सागर स्तंभ लेख की बात करें जो नेपाली में है, इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निंगली सागर आया था और तथा यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया है। अब आते हैं चैप्टर 16 अध्याय 16 ब्राह्मण साम्राज्य मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर कालों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें विदेशी राज्य आते हैं और देशी ब्राह्मण राज्य आते हैं। विदेशी राज्य जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा मध्य भारत में है, जिसमें हिंदू, यवन, शक, पल्लव, कुषाण वंश आते हैं। वहीं देशी ब्राह्मण राज्य में मुख्यतः पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र है, जिसमें शुंग, कण्व, आंध्र, सातवाहन, वाकाटक, चेदी आदि वंश आते हैं। परिचय। मौर्य वंश के पतन के बाद ही पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र के पास विकसित कुछ राज्य हैं, जिसमें शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश के शासकों ने शासन किया। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश में वासुदेव, सातवाहन वंश में शेमुक और वाकाटक वंश में विनय शक्ति इन्हीं वंश के संस्थापक रहे हैं। वहीं बात करते हैं शुंग वंश की। शुंग वंश मूलतः उज्जैन की ब्राह्मण जाति है, जिसमें सबसे पहले संस्थापक का नाम आता है जो कि पुष्यमित्र है, उसके बाद अग्निमित्र, उसके बाद वसुमित्र के बाद भागभद्र के बाद देवहूति। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र के द्वारा रखी गई। वहीं इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इसके द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए हैं। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, जो कि
पुरोहित पतंजलि के द्वारा करवाया गया है। वहीं हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को हराया। सतना में भरूत स्तूप का निर्माण करवाया। वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान करवाया। सांची स्तूप की वेदिका जिसे रेलिंग कहा जाता है उसका भी पुनर्निर्माण करवाया। लकड़ी के स्थान पे पत्थर का बनवाया। अब आते हैं अन्य शुंग शासक। अन्य शुंग शासकों में अग्निमित्र का नाम आता है। अग्निमित्र के शासनकाल में कालिदास द्वारा लिखित नाटक मालविका ने अग्निमित्रम का नायक उसे बताया गया है। वहीं भागभद्र में यूनानी राजा एंटियाकिल्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था, जिसने यहाँ भागवत धर्म को स्वीकार किया और विदिशा में भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ध्वज की स्थापना की। अब आते हैं देवभूति, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था। 73 ईस्वी में वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी व कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश में संस्थापक वासुदेव आते हैं और इसी कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा रहे हैं। अब आते हैं शातवाहन वंश। शातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख है। इसके बाद शतकर्णी प्रथम, फिर हाल के बाद गौतमी पुत्र शतकर्णी, फिर वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, फिर यज्ञश्री पुलवामी, फिर पुलवामी चतुर्थ का नाम आता है। परिचय। इनके संस्थापक सातवाहन के संस्थापक का नाम शिमुख है। इनका क्षेत्र महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आता है। भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम राजवंश सातवाहन है, जो लगभग 280 वर्ष तक शासन करता रहा। पुराण में इसे आंध्र शातवाहन बोला गया है और अभिलेख में इसे शातवाहन बोला गया है। वहीं इसका जिक्र मत्स्य पुराण में किया गया है, जो कि प्राचीनतम पुराण है। इसमें सातवाहन वंशावली के बारे में बताया गया है। इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान रखी, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। राजकीय भाषा प्राकृत है। वहीं लिपि ब्राह्मा लिपि है। अब आते हैं शतकर्णी प्रथम। शतकर्णी प्रथम ने विवाह नागनिका से किया, जो नानाघाट अभिलेख से प्रमाण मिलता है। नानाघाट अभिलेख जो कि महाराष्ट्र में मिला है। वहीं शतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया है। वहीं ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा का प्रारंभ शतकर्णी प्रथम ने ही किया था। नागनिका ने संरक्षण के तौर पर कार्य भी किया है। अब आते हैं हाल पर। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती जो कि प्रेम कथा है उसकी रचना की गई है इसी के शासनकाल में। वहीं गोड़ागी जो कि प्राकृत भाषा में वृद्धोत कथा है। सर्ववर्मन ने संस्कृत भाषा में कात्रांत की रचना की, जो कि रानी मल्लवती के अनुरोध पर किया गया। वही गौतमी पुत्र शतकर्णी की बात करें तो सबसे महान सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी ही है। एकमात्र ब्राह्मण, नासिक अभिलेख में से एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वेदों का आश्रयदाता, ये सब कहा गया है। शक शासक ने नहपान को हराया, अर्थात गौतमी पुत्र शतकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। वहीं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की बात करें तो इन्हें आंध्र सम्राट और दक्षिणापतेश्वर भी कहा जाता है। इन्होंने सिक्के चलवाए थे जो 2 पतवार वाली जहाज का चित्र बताते थे। वहीं अन्य शातवाहन शासक की बात करें तो यहाँ पे यज्ञश्री शतकर्णी का नाम आता है, जो कि अंतिम शक्तिशाली शासक था जिन्होंने सिक्के पर जलयान का चित्र बनवाया है। वहीं पुलवामी चतुर्थ की बात करें तो ये अंतिम शासक हैं और इन्हीं के बाद विघटन किया गया, जिसमें विदर्भ में वाकाटक वंश, दक्षिणी महाराष्ट्र में आविर वंश, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश और वहीं कर्नाटक में कदम वंश की स्थापना की गई। अब आते हैं अन्य तथ्यों में। अन्य तथ्यों में सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा जो कि उस समय सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था, पोटीन, कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। वहीं सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृंतात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। वहीं सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम
को सौंपा। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है। वहीं सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास इन्हीं के शासनकाल में किया गया। अब आते हैं वाकाटक वंश पे। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्यशक्ति, इसके बाद प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय का नाम आता है। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व के लगभग विंध्यशक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार, जो कि विदर्भ के स्थानीय शासक थे। वहीं विंध्यशक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 यज्ञ करवाए थे। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा वाशीय शाखा। दोनों शाखाएं समांतर रूप से शासन किया करती थी। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्त का संरक्षण प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्रसेन, पृथ्वीसेन में आता है। वहीं गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शंक राजाओं के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल रहा। वहीं प्रभावती गुप्ता ने के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटक की प्रधान शाखा का अंतिम शासक है। इसके बाद उसका राज्य पश्चिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। अब आते हैं कला एवं साहित्य। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की। वहीं सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। अब आते हैं वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के संबंध व्याघ्रदेव ने नचना में नैना कोठार, जो कि पन्ना में पड़ता है, वहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वीं गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। अब आते हैं चेदी वंश। चेदी वंश जो कि कलिंग पर था। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी राजधानी हमें हाथी गुम्फा इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। वहीं आते हैं चैप्टर 17 अध्याय 17 भारत के यवन राज्य। भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें हिंदू यूनानी शक पहला कुषाण शामिल है। हिंदू यूनानी शासक, इसमें सेल्यूकस निकेटर ने पश्चिमी तथा मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र प्रांत हुए। उसी के बाद दियोडोटस प्रथम ने बैक्ट्रिया नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसी के साथ भारत पर आक्रमण प्रारंभ हो गए। भारत पर आक्रमण में दियोडोटस प्रथम, दियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, हार्नेक्स शामिल हैं। 119 बीसी में डेमेट्रियस ने अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध पर कब्जा किया, जिन्होंने अपनी राजधानी सियालकोट बनाई। मिनांडर, जिसका नाम मिलिंद भी है, जो कि सबसे प्रतापी हिंदू यूनानी बैक्ट्रिया यूनानी शासक था, इसने अपनी शिक्षा
नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली। इसकी जानकारी मिलिंद पन्नों में दी गई है, जिसमें मेनांडर तथा नागसेन के मध्य प्रश्न उत्तर के बारे में बताया गया है। वहीं यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए। सिक्कों पर शासकों के नाम मिले हैं। वहीं भारत में हेलेनिस्टिक कला का प्रारंभ हुआ, जिसे गांधार कला भी कहा जाता है। भारत में पर्दे का प्रचलन हुआ, जिसे यवनिका बोला जाता है। अब आते हैं चैप्टर 18 अध्याय 18 शक शीतियन। शक को शीतियन भी कहा जाता था। यूनानियों के मध्य एशिया से 5 शाखाओं में भारत पर आशक आक्रमण हुए, जिसमें मध्य एशिया में प्रथम शाखा जो कि अफगानिस्तान में, वहीं 4 शाखाएं भारत में हैं, जिसमें उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा है। वहीं पश्चिमी क्षत्रप में नासिक और उज्जैन है, जिसमें प्रमुख शासक रुद्रदामन रहे हैं। अब आते हैं मथुरा के शक शासक पे। मथुरा का प्रथम शक शासक राजुल या राजुल था, जबकि अन्य महत्वपूर्ण शक शासक षोडश हुआ। वहीं जैन ग्रंथ कल्काचार्य के कथानक के अनुसार मथुरा के शक शासक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने पराजित कर दिया था। वहीं नाशक के शक शासक में अन्य नामों में शहरात शक का नाम आता है। वहीं प्रमुख शासक नहपान हुए। इससे शक शासक नहपान को गौतमीपुत्र शतकर्णी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। वहीं उज्जैनी के शक शासकों में बात करें तो इसमें अन्य नामों में कादमार्क शक का नाम आता है। वहीं शासक के नाम में प्रथम शासक चष्टान रहे, महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन रहे। वहीं अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय रहे, जिनकी हत्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा की गई। वहीं रुद्रदामन की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिली है, जो गुजरात में मिला है, गिरनार में, जो कि संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है, जो चंपू शैली में है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल हैं। इसी से यह प्रमाण मिला है कि सुदर्शन झील का निर्माण रुद्रदामन के द्वारा भी करवाया गया है। अब आते हैं नोट। मालवा के शक में अंतिम शासक रुद्रसिंह द्वितीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर प्रथम बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। अब आते हैं पहला वंश पार्थियाई। ये मूल रूप से पार्थिया या ईरान के निवासी थे। प्रथम शासक में माउस का नाम आता है। सबसे शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निस था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। सेंट थॉमस नामक पादरी ईसाई प्रचार के लिए इसी समय भारत आया था। कालांतर में सेंट थॉमस की मद्रास के समीप स्थित म्यालपुर नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी गई। पार्थियन राजाओं के सिक्के पर धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण मिलती है। पल्लव राज्यों का अंत कुषाणों ने ही किया था। अब आते हैं कुषाण वंश। अध्याय 19 चैप्टर 19 कुषाण वंश, जिन्हें यूची कबीला का भी बोला जाता है, और इनका अन्य नामों में तोकरी भी शामिल है। इसमें सबसे पहले नाम आता है कुजुल कटफिसेस, फिर विम कटफिसेस, फिर कनिष्क, फिर वासुदेव। प्राचीन चीन का यूची कबीला है, जिसमें 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाओं का ही एक वंश है कुषाण, जिसके संस्थापक कुजुल कटफिसेस हैं। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषर से पेशावर की, पुरुषर से मथुरा की। अब वही बात आती है विम कटफिसेस, जिसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए। उसने इन सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति बनवाई, क्योंकि वह शैव धर्म का अनुयायी था। वहीं कुजुल कटफिसेस ने तांबे के सिक्के चलवाए थे। इसे महेश्वर की उपाधि दी गई। वहीं कनिष्क की बात करें, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क ही था, जिसका राज्याभिषेक 78 AD में किया गया। शक संवत का आरंभ इसी के द्वारा माना जाता है, और इसी को भारत का औपचारिक संभव भी कहा जाता है। इसने देवपुत्र की उपाधि प्राप्त की थी। और कनिष्क का साम्राज्य, इसने अपना साम्राज्य उत्तर भारत और मध्य एशिया में फैलाया। इसने चीनी सेनापति पेंचाओ
चीनी सेनापति पेंजियाओ ने हराया। इसने मगध से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षापात्र भी किया है। वहीं बात करें कनिष्क और धर्म की, तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी था। इसी के समय कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसके परिणाम स्वरूप हीनयान और महायान का स्पष्ट विभाजीकरण हुआ। वहीं भारत में महायान संप्रदाय द्वारा दो शैलियों में कुछ प्रतिमा का निर्माण और पूजा होने लगी, जिसे गांधार और मथुरा कला कहा जाता है। अब आते हैं इस कला शैली पर। कनिष्ककालीन साहित्य और वास्तुकला। कुषाण ने सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। पुरुषर पेशावर में कनिष्क चैतन्य संग्राम हुआ है। वहीं बमियान में इन्होंने खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा बनाई। कश्मीर में इन्होंने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क के समय कुछ विद्वान रहे हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, जिसमें चरक का नाम आता है जो कि राजवैद रहे, जिनके द्वारा चरक संहिता लिखी गई है। वहीं अश्वघोष जो कि इन्हीं के दरबार में राजकवि रहे हैं, इन्होंने बुद्ध चरित पुस्तक लिखी है। इसमें इन्होंने बौद्ध धर्म की रामायण का उल्लेख किया है। वहीं सौंदरानंद ने संस्कृत में कुछ लिखा है। वहीं वसुमित्र की बात करें तो इन्होंने महाविवाह सूत्र लिखा है। वहीं इस समय प्रधान पुरोहित को संघरक्ष कहा जाता था। वहीं भारत का आइंस्टाइन जो कि नागार्जुन थे, इन्हीं के शासनकाल में थे। इन्होंने माध्यमिक सूत्र दिया है। शून्यवाद का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। प्रज्ञा पारमिता का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया। सापेक्षता का सिद्धांत भी देने वाले नागार्जुन ही थे। वहीं वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना इसी में की थी। अब आते हैं अन्य तथ्यों पे। अन्य तथ्यों में रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला प्रथम वंश कुषाणी था। कुषाण द्वारा सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। इसी वंश का अंतिम शासक वासुदेव ही है। वही पूर्वोत्तर मौर्यकालीन व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। कुषाण के काल में ईंट के कुओं का निर्माण हुआ है। शक और कुषाण शासकों ने भारत में अश्व सेना को बेहतर बनाया। भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त था, जिसका उपयोग कुषाण शासकों ने सिक्कों के निर्माण में किया। कुषाण काल में भारत में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ। मौर्य उत्तर काल के राजाओं ने देवता के सिद्धांत का प्रारंभ किया, जिसमें कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। वहीं कुषाण शासक देवपुत्र कहलाने लगे, जैसा कि कनिष्क ने किया, जो उन्होंने चीन की राजा से सीखा था। वहीं उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि क्षिप्रा नदी से प्रचुर मात्रा में गोमृत और इंद्रगोप पत्रों की प्राप्ति होती थी। अब आते हैं चैप्टर 20 संगम काल। संगम काल में परिषद हुआ करती थी, जिसमें तमिल कवि और लेखक का सम्मेलन होता था। इस संगम साहित्य में 3 वंश आते थे, जिसमें चेर, चोल, पांड्य शामिल है। तीनों संगमों का आयोजन पांडव राजाओं के संरक्षण में होता था। इस संगम साहित्य को 9 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम संगम मदुरा में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। वहीं दूसरा संगम कपाटपुरम में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ने की थी। वहीं तीसरा संगम मदुरा में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता नक्कीर ने की थी। वहीं अन्य तथ्यों की बात करें तो अगस्त्य ऋषि को ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ अगस्त्यम के प्रणेता भी इन्हें ही माना जाता है। तोल्कापियर रचित इन्हीं के द्वारा है। तीसरे संगम में रचित साहित्य 8 संग्रह ग्रंथों में संकलित है। इन्हें ऐतितोगोई कहते हैं। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म ही था।
वहीं संगम साहित्य में व्यापारी को वैनिगर कहा जाता था। संगम काल में कुछ अन्य वर्ग भी रहे हैं, जिसमें पुलैयन आते हैं जो दस्तकारी का काम करते थे। वहीं एनियार जो शिकारियों की एक जाति है। वहीं मलवर जो लूटपाट करने वाली जाति है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य करती थी। इन्हें कड़े सिवार कहा गया है। वहीं कोरोमंडल तट समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेरू में चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के व्यापार होता था। वहीं 1945 ईसा पूर्व में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया। अब आते हैं चैप्टर 21 अध्याय 21 गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त है। उसके बाद घटोत्कच, इंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त आदि के नाम आते हैं। इसमें गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासकों को वैश्य वर्ण से संबंधित माना जाता है, जिसमें गुप्त वंश की संस्थापना जो उसकी संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त रहे हैं। इन्हें महाराज की उपाधि दी गई है। इसका पता ताम्रपत्र अभिलेख में मिला है, जिसमें इन्हें आदिराज भी कहा गया है। प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है, जिन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और प्रथम स्वतंत्र शासक कहा जाता है। इन्होंने विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से किया। इन्हें महाराज धीराज की उपाधि दी गई। इनके राज्याभिषेक गुप्त संवत में हुआ, जिससे 319 से 320 का आरंभ हुआ है। इन्होंने चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी किया। वहीं समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में शासक बना। इसने पराक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, परम भागवत, कविराज की उपाधि धारण की। कविराज इसे क्योंकि कविताओं लिखने का शौक था, इसीलिए इसे कविराज की उपाधि दी गई। इसने लगभग 20 शासकों को पराजित किया, जिस कारण से विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। इसके दरबारी कवि में हरिशेन का नाम आता है, जिन्होंने इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जो कि भाषा संस्कृत में है। इसकी लिपि ब्राह्मी है और जो चंपू शैली में है। चंपू शैली अर्थात गद्य एवं पद्य दोनों में। वहीं सिक्कों पर वीणा वादन मतलब संगीत प्रेमी का प्रमाण इसकी मुद्रा में इसके चित्र से लगाया जा सकता है। समुद्रगुप्त का ऐण अभिलेख, जिसमें पत्नी दत्तदेवी है। ऐणा समुद्रगुप्त का भोगनगर ही था। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो 380 ईस्वी में यह शासक बना। गुप्त काल का स्वर्णकाल इसी को कहा जाता है। इसने उपाधियों में विक्रमादित्य उपाधि धारण की, जो शकों को पराजित करने के बाद ली थी। वहीं उज्जैनी, पूर्वी श्रीधिकार, चंद्र, परम भागवत, शक आदि उपाधियां भी धारण की हैं। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैन स्थापित की। वहीं वैवाहिक संबंधों में बात करें तो नागवंश की राजकुमारी कुबेरनाग से इन्होंने विवाह किया, जिससे इन्हें पुत्री प्रभावती गुप्त हुई, जिसका विवाह इन्होंने वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आए थे, जो कि 399 से 414 तक भारत में ही रहे। वहीं इनके दरबार में 9 विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है, जिसमें राजकवि शाब हैं, संधि विग्रह सचिव वीरसेन है। वहीं शकों के विजय के बाद ही इन्होंने मालवा में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। अब आते हैं फाहियान, जो कि फाहियान के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान थे, जिन्होंने पुस्तक फूयो की लिखी। इन्होंने ये स्थल मार्ग से आए, जबकि जल मार्ग से वापस गए। इन्हें ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। इसी समय चांडालों का वर्णन इनके द्वारा ही प्रथम बार किया गया। पाटलिपुत्र में विनिमय का माध्यम कौड़ी थी। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न
में कालिदास जो कि सर्व प्रमुख नवरत्न हैं, वहीं धन्वंतरि जो कि चिकित्सक हैं, वारामिहि जो खगोल शास्त्री तथा ज्योतिषी हैं, वहीं अमेरशेख जो कि कोशाकार है, शपणक जो कि पहले ज्योतिषी है, शंकुर वास्तुकार है, बेलात भट्ट जादूगर, वही खटक पर कूटनीतिज्ञ हैं और वररुचि जो कि व्याकरणाचार्य हैं। अब आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य और शकादित्य की उपाधि दी गई है। अभिलेखों में गुप्त शासकों का इन्हें बताया गया है। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। अब आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य की उपाधि दी गई है। इन्हें सक्रोपक भी कहा गया है। सुदर्शन झील का पुनरुत्थान इनके द्वारा ही करवाया गया था। इन्होंने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था। इन्हीं के समय हूण आक्रमण किए गए हैं। इन्होंने ही मिलावट वाले सिक्के चलवाए थे। वहीं आते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त के ऐना अभिलेख 510 ईसा पूर्व से ज्ञात होता है, जिसमें भानुगुप्त का सेनापति गोपराज हूणों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था, जिसके वजह से उसकी पत्नी सती हो गई थी। ऐना अभिलेख जो कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखनीय साक्ष्य है। इसी के साथ गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त रहा।